प्यारे बच्चों, मैं चंद्रेश्वरी पांडे, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विज्ञान की वर्चुअल क्लास में आपका पुनः स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम के भाग 3 के अंतर्गत श्वसन का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि पिछले भागों में हमने क्या पढ़ा था। पिछले भाग में हमने जीवन के परिभाषित लक्षणों के बारे में जाना था, हमने अनुरक्षण और जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, पौधों में पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने जाना था, विषमपोषी पोषण और जंतुओं में पोषण का विस्तृत अध्ययन हमने किया था। तो बच्चों, आइए चलते हैं, आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। श्वसन के अंतर्गत हम गैसीय विनिमय के बारे में जानेंगे और कोशिकीय श्वसन के बारे में जानेंगे। कोशिकीय श्वसन के पद कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में जानेंगे और मनुष्य में श्वसन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित छोटे से छोटा पौधा या जंतु और बड़े से बड़े पेड़ और जंतु सभी को अपने नित्य कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो अवयव आवश्यक होते हैं। पहला, भोज्य पदार्थ, जो कुछ जीव स्वतः निर्मित करते हैं और कुछ जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन, जो इन भोज्य पदार्थों के विखंडन के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलनी है। यदि हम जंतुओं में मनुष्य का उदाहरण लें तो पोषण प्रक्रम में हमने जाना था कि भोजन पचने के उपरांत क्षुद्रांत्र में जो पोषक पदार्थ हैं वो अवशोषित हो जाते हैं और कोशिका तक पहुंचा दिए जाते हैं, और श्वसन तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन भी कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। वहां पर कोशिकीय अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार पादपों में पत्तियों में निर्मित भोजन भी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और रंध्रों द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन भी कोशिकाओं तक पहुंचती है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है और पादपों को ऊर्जा मिलती है। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करना ही श्वसन है। यहाँ देखिए, आपको ज्ञात है कि ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 और ऑक्सीजन जो या तो श्वसन तंत्र से आई या रंध्रों के द्वारा आई, इनके अभिक्रिया से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मोचित होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड यदि वह जंतु है, मनुष्य है, तो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और यदि वह पादप है तो रंध्रों के द्वारा इस गैस का त्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्वसन में मुख्यतः दो चरण होंगे। पहला गैसों का विनिमय और दूसरा कोशिकीय श्वसन का चरण है गैसों का विनिमय। बच्चों, पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं। ये हमने प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना इन दो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यही इसके खुलने और बंद होने का नियंत्रण करती हैं। और यहाँ पे अगर हम पत्ती की काट को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि कोशिकाओं के आसपास बहुत सारा रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। ये अंतर कोशिकीय स्थान या अवकाश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहें और यहीं से घुलित अवस्था में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। तो पौधे रंध्रों के द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक चीज समझ लेना बहुत आवश्यक है।
अक्सर बच्चे इस मामले में दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में होता क्या है, पृथ्वी पर प्रत्येक जीव, जो भी छोटे से छोटा कोई जीव हो और बड़े से बड़ा, वो चाहे पौधा हो चाहे जंतु हो, सभी में श्वसन की क्रिया अवश्य होती है और उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया पौधों में होती है, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिन के समय जब सूर्य उगा है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो श्वसन में निकली हुई ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस का निकलना ही दिन में मुख्य क्रिया है। लेकिन रात्रि के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, तब क्या होता है, तब सिर्फ एक क्रिया हुई, श्वसन, जिसके अंतर्गत पौधों ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया। आपने अवश्य ही कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण यहीं पर है बच्चों कि पेड़ रात्रि के समय श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और आप भी श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, जिससे वहां पर इस गैस का बाहुल्य हो जाता है और जो व्यक्ति उसके नीचे सोया है उसे सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं कि जंतुओं में इस गैसीय विनिमय को करने के लिए किस प्रकार के अंगों का विकास हुआ। जंतुओं में वातावरण से ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हुआ, परंतु सभी अंगों में संरचना इस प्रकार से थी कि उस अंग के उस क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए जहां से वास्तविक गैसों का विनिमय होना है। अब यह यहाँ से गैसीय विनिमय होना है, तो ये निश्चित है कि वह जो सतह होगी वो बहुत पतली होगी और मुलायम होगी, इसलिए रक्षा के उद्देश्य से वो शरीर के अंदर अवस्थित होती है। सभी प्रकार के जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है। तो आइए देखते हैं कि जंतु किस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि अमीबा और पैरामीशियम ये जलीय एक कोशिकीय जीव हैं और इनमें किसी भी क्रिया के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण भी अपने शरीर की सतह से कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग भी शरीर की सतह से आसानी से कर लेते हैं विसरण के द्वारा। अमीबा में भी ऑक्सीजन ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग शरीर की सतह से विसरण के द्वारा किया जाता है। कुछ जंतुओं में श्वास नली के द्वारा श्वसन होता है, जैसे कुछ कीट जैसे टिड्डा, कॉकरोच आदि। इस चित्र में आप देखिए तो ये छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये श्वास छिद्र हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे इल्ली में भी देखिए ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये श्वास छिद्र हैं जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है त्वचा द्वारा श्वसन, जिसे हम त्वचीय श्वसन भी कहते हैं। ये केंचुए में, लीच में, कुछ उभयचर आदि में पाया जाता है। देखिए केंचुआ अपनी त्वचा के सतह से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देता है। इसी प्रकार मेढक जो उभयचर है यह भी अपनी त्वचा से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर देता है। बच्चों उभयचर के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों पर निवास करते हों उन्हें हम उभयचर कहते हैं। अगला है बच्चों क्लोम के द्वारा श्वसन यानी क्लोमीय श्वसन, और ये मछलियों, केकड़ों, टैडपोल लार्वा आदि में पाया जाता है। बच्चों अगर आपने कभी जलशाला को देखा हो या एक्वेरियम को देखा हो तो आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि मछलियां अपना मुख
और क्लोम आच्छद बहुत जल्दी जल्दी खोलती और बंद करती हैं, क्योंकि वो मुख के द्वारा ही श्वसन करती हैं। आइए देखें कि क्लोम के द्वारा श्वसन मछलियों में किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मछली मुख खोलती है, जल अंदर आता है और उस समय ये क्लोम आच्छद बंद रहते हैं। तब तक में क्लोम के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में भेज दिया जाता है। इसके बाद ये मछली मुख को बंद कर देती है और क्लोम आच्छद खुल जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार मछलियों में क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। आइए देखें टैडपोल लार्वा में किस प्रकार श्वसन होता है। बच्चों, टैडपोल लार्वा जैसा हम पहले भी जानते हैं कि ये मेढक का लार्वा होता है और इसमें ये जब लार्वा स्थिति में होता है तो ये जल में ही निवास करता है, ये थल पर नहीं आ सकता। तो इसमें श्वसन के लिए क्या होते हैं, क्लोम होते हैं। ये क्लोम के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब इस लार्वा का कायांतरण व्यस्क मेढक में होता है तो ये क्लोम भी फेफड़ों में कायांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार ये जल और थल दोनों पे सांस लेने के योग्य हो जाता है। एक और उदाहरण है सैलामेंडर का, जिसमें लार्वा स्टेज पे जो क्लोम होते हैं वो कायांतरण में नष्ट नहीं होते और व्यस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये हुआ बच्चों क्लोमीय श्वसन। अगला देखते हैं फेफड़ों द्वारा श्वसन, जिसे हम फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। ये पक्षी में उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। आइए विभिन्न वर्ग के जंतुओं में किस प्रकार के फेफड़े होते हैं देखते हैं। पक्षियों में जो फेफड़े होते हैं उसके साथ साथ कई वायुकोश लगे रहते हैं और उभयचर और सरीसृप में जो फेफड़े होते हैं, अगर आप चित्र को देखें तो इसमें छोटे छोटे कक्ष होते हैं। इस प्रकार के कक्षीय फेफड़े सरीसृप और उभयचरों में पाए जाते हैं। और स्तनधारियों में जो फेफड़े होते हैं उसमें असंख्य की संख्या में कूपिकाएं होती हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है और इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये तो हुआ बच्चों गैसों का आदान प्रदान। अब हम दूसरा चरण देखते हैं जो है कोशिकीय श्वसन। विभिन्न जीव श्वसन के लिए विभिन्न पथ का चुनाव करते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, ग्लूकोज को यानी भोज्य पदार्थ को पूर्णतः विखंडित कर देते हैं और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। जबकि कुछ अन्य जीव क्या करते हैं, दूसरे पथ का चयन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती और भोज्य पदार्थों का विखंडन पूरी तरह से नहीं होता। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। बच्चों, इन दोनों ही अवस्थाओं में जो श्वसन का पहला चरण है वो है 6 कार्बन के ग्लूकोज को 3 कार्बन के पायरुवेट में तोड़ना। इसका अर्थ है चाहे श्वसन वायवीय हो या अवायवीय हो, यह अवस्था अवश्य होती है जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ दिया जाता है। यह चरण कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। आइए देखते हैं इसके बाद ये पायरुवेट किन पथों का चयन कर सकता है। पहला पथ है बच्चों, पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो सकता है। हम देख रहे हैं कि विखंडन पूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इस प्रकार का श्वसन ईस्ट में किण्वन के समय पाया जाता है। आइए क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं कि ईस्ट में किण्वन के समय कौन से उत्पाद बनते हैं। बच्चों, इसके लिए एक परख नली लेते हैं, उसमें या तो चीनी का विलयन या किसी फल का रस ले लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में ईस्ट डाल देते हैं। इसमें एक कॉर्क लगाते हैं जिसमें छिद्र हो और उस छिद्र में मुड़ी हुई कांच की नली लगा देते हैं और इस कांच की नली का स्वतंत्र जो सिरा है उसे
परक नली में चूने के विलयन में डुबो देते हैं और इसे ऐसे ही थोड़ी देर रहने देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो चूने का विलयन यहाँ पर लिया गया था यह दूधिया होने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि अन्य उत्पादों के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है किण्वन के समय, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये ईस्ट में किण्वन का प्रदर्शन था बच्चों। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं पायरुवेट अन्य किस पथ का चुनाव कर सकता है। बच्चों, पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होकर ऊर्जा भी दे सकता है और यह क्रिया कोशिका की एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें होती है और यह वायवीय श्वसन का भाग है और ये पृथ्वी पे उपस्थित लगभग सभी जंतुओं और पौधों में इसी पथ के द्वारा श्वसन होता है। लगभग सभी जीवों में पायरुवेट का विखंडन इसी पथ के द्वारा होता है। इसमें पायरुवेट किसमें टूटता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से वो विखंडित हो जाता है और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन की आवश्यकता होने के कारण इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। अब बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। आइए बच्चों एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें दो परक नलियों में हम चूने का विलयन लेते हैं और पहले में पिचकारी द्वारा वायु प्रवाहित करते हैं और दूसरे में एक नलिका द्वारा निःश्वास की वायु प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार करने से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दूसरी स्थिति में चूने का विलयन जल्दी दूधिया होने लगता है। इसका अर्थ है कि हमारी निःश्वास की वायु में वायुमंडल की वायु की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज्यादा होता है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। पायरुवेट एक अन्य पथ का भी चुनाव कर सकता है। कभी कभी हम जब व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन हो जाता है। किस प्रकार होता है? ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है ये 3 कार्बन के ही लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। इस ऑक्सीजन की कमी को हम तेज और जल्दी जल्दी सांस लेकर भी पूरी नहीं कर पाते। इस प्रकार ये लैक्टिक एसिड बन जाता है और इसकी वजह से हमें पेशियों में थकान का अनुभव होता है। यदि यह लैक्टिक अम्ल लगातार इकट्ठा होता रहे तो हमें पेशियों में ऐंठन या क्रैम्प का अनुभव होता है। आइए अब इन 3 पथों का सार हम एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन का अणु है उसको 3 कार्बन के पायरुवेट में तोड़ दिया जाता है और यह क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। अब यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है जैसे ईस्ट में किण्वन के समय, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है क्योंकि ये अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है यहाँ। फिर हमारी पेशी की कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तब लैक्टिक अम्ल बनता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यदि ऑक्सीजन अच्छी तरह से उपस्थित है पूरी मात्रा में तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। अब कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा मोचित होती है या निकलती है तुरंत ही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और ये एक और फास्फेट ग्रुप जोड़कर बना लेता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब कोशिकीय आवश्यकता के समय यह बंध टूटता है तो 30.5 किलोजूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है जिसे जंतु या पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एटीपी ईंधन का कार्य करता है, इसीलिए इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। मनुष्य में श्वसन के बारे में। इसके अंतर्गत बच्चों हम पहले श्वसन तंत्र की संरचना देखते हैं। श्वसन तंत्र में हमारे निम्न भाग होते हैं। नासाद्वार जिससे वायु हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है।
नासा गुहा, फिर श्वास नली, वो नली जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाती है, फिर हमारे फेफड़े, और जब फेफड़ों में श्वास नली पहुंचती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है जिसे प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं, और दोनों ओर के फेफड़ों में बढ़कर यह चली जाती है। और उसके बाद यह प्राथमिक श्वसनिका कई बार विभाजित होकर एक गुब्बारे के जैसी संरचना में खुलती है जिसे हम कोपिका कहते हैं। यहाँ चित्र में देखिए, ये नासा द्वार है, मुख गुहा, और ये नासा गुहा, श्वास नली, और ये श्वास नली आगे बढ़कर दो भागों में विभक्त हो जाती है जिसे हम प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं, और ये हमारे फेफड़े। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि श्वास नली में ऐसा कौन सा प्रक्रम होता है जिससे वायु, अंदर आने वाली वायु का शुद्धिकरण किया जाता है। बच्चों, नासा गुहा में और श्वास नली में छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे सीलिया कहते हैं। यह अंदर आने वाली वायु में उपस्थित बैक्टीरिया और धूल के कण आदि को यहीं पर रोक लेती है, और इस रास्ते में आते आते वह वायु हमारे शरीर के तापमान तक गर्म हो जाती है और हमारे फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। इसी के साथ बच्चों, श्वास नली में सी आकार के उपास्थीय वलय होते हैं। इससे क्या होता है कि श्वास नली कभी चिपक नहीं जाती और निरंतर हमें वायु प्रवाहित करती रहती है, निरंतर हमें वायु प्रदान करती रहती है। आइए देखते हैं कि फेफड़े किस प्रकार और कहाँ पर स्थित होते हैं। बच्चों, यूं तो किसी भी जीव या जंतु को कैद करना किसी भी मायने में सही नहीं है, पर फिर भी जो लोग चिड़िया और पक्षी इनको पालते हैं वो उन्हें पिंजड़े में रखते हैं। पिंजड़े में रखने से वो अन्य जंतुओं से बचे रहते हैं। इसी प्रकार क्योंकि हमारा फेफड़ा बहुत नाजुक अंग है, इसलिए वो एक पसलियों के ढांचे में आगे और पीछे से घिरा होता है और सुरक्षित रहता है। इस पसली के ढांचे में उपस्थित है हमारे दोनों फेफड़े और हमारा हृदय। बच्चों, अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो हमारा दाहिना फेफड़ा आपको दिखाई देगा 3 पालियों से बना है, और हमारा बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना है, और बायां फेफड़ा दाहिने की अपेक्षा थोड़ा छोटा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह हृदय को स्थान देता है। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, फेफड़ों, जो हमारे फेफड़े होते हैं दाहिना और बायां फेफड़ा, ये 2 परत के आवरण से घिरे होते हैं जिसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण, और इस आवरण के बीच में, 2 परतों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे फुफ्फुसावर्णी द्रव कहते हैं। ये इसकी सुरक्षा का कार्य करता है, और दूसरा कार्य करता है कि इसको नम बनाए रखता है जिससे गैसीय आदान प्रदान आसानी से हो सके। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कूपिका की रचना किस प्रकार की होती है। हमने देखा कि जो प्राथमिक श्वसनिका हमारे फेफड़े में आई थी वो कई बार विभाजित होती है और कूपिका का निर्माण करती है। कूपिका एक गुब्बारेनुमा संरचना है जिसमें बहुत सारी केशिकाओं का जाल होता है जिसके ऊपर, और केशिकाओं में आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इस कूपिका के अंदर चला जाता है, और कूपिका के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन इन केशिकाओं में आ जाता है। इस प्रकार रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों की कूपिका में होता है। अब ये समझिए बच्चों, जिस प्रकार हमने पढ़ा था पोषण में, आहार नाल में पढ़ा था, क्षुद्रांत में छोटी आंत के कई सारे उंगली के जैसे प्रवर्ध थे जिसको हम रसांकुर कहेंगे, वो सतह को बढ़ाने का कार्य, वहां पे अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम किए थे। और यहाँ फेफड़ों की जो सतह है जहाँ से गैसीय विनिमय होना है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पे कोशिकाएं करती हैं। और किस प्रकार करती हैं, देखिए ये जो कूपिकाएं हैं, यदि एक के बाद एक इनकी सतह को फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ये ढक लेंगी, जो लगभग एक टेनिस के मैदान के बराबर होता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि इस वजह से ही हमारा श्वसन तंत्र और हमारे फेफड़े श्वसन के लिए इतने दक्ष होते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि बच्चों, इसमें सबसे पहले पसलियां ऊपर की ओर उठती हैं और डायफ्राम जो एक मांसल संरचना है जो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है, वो नीचे की ओर गति करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु को अंदर खींच लिया जाता है। इसी प्रकार इसकी उल्टी क्रिया होती है, पसलियां सामान्य अवस्था में आ जाती हैं और ये जो डायफ्राम था ये फिर गुंबद का आकार ले लेता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु को बाहर धकेल दिया जाता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो दो गुब्बारे हैं ये फेफड़ों को इंगित कर रहे हैं और ये जो रबड़ की शीट है ये डायफ्राम को इंगित कर रही है। जब इसे नीचे की ओर खींचा गया तो यहाँ आयतन बढ़ने से वायु अंदर खींच ली गई और जब इसे ऊपर की ओर धकेला जाता है तो अंदर का आयतन कम हो जाने के कारण वायु को बाहर धकेल दिया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार श्वसन का प्रक्रम पूरा होता है और अब आपके लिए गृह कार्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से देखिए, निश्चय ही आपकी दिक्कत